हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमारी बुक चल रही है एजुकेशन की, ठीक है। और इसमें हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग से एक बात डिस्कस करनी है। बहुत से लोगों ने ये पूछा था कि ये कौन सी बुक है। तो देखिए, जैसे डीएलएड में 4 सेमेस्टर होते हैं, तो हर सेमेस्टर में 2-2 एजुकेशन की बुक चलती हैं, ठीक है। तो ऐसे जो 8 बुकें हैं, उनमें से पहले सेमेस्टर में जो 2 बुक चलती है, वो उसकी ये पहली बुक है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये गवर्नमेंट बुक है, ठीक है। एससीईआरटी के द्वारा पब्लिश्ड है ये, एससीईआरटी बेस्ड है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये जो बुक है, इसमें कुछ ही चैप्टर्स बाकी हैं। इसके बाद जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो सेकेंड बुक है, उससे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें अभी तक हम लोग ने 11 चैप्टर पढ़ लिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग देखेंगे वो होगा 12 चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये है हमारा 12th चैप्टर, अभिप्रेरणा, अर्थ, प्रकार एवं महत्व, ठीक है। तो अभिप्रेरणा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मोटिवेशन है वो क्या है और उसका शिक्षण में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और अभिप्रेरणा, इसके बाद जितने भी स्टेप आपको अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन के बाद इंटरेस्ट, रुचि मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपकी स्मृति और विस्मृति, ये सारी भी चीज़ें मिलेंगी, ध्यान, अटेंशन मिलेगा। ये सब छोटे छोटे टर्म है जिसकी डेफिनेशन, जिसकी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस इसके आते ही हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभिप्रेरणा में क्या बात कही गई है। इसका अर्थ देख लेते हैं। अभिप्रेरणा शब्द का प्रचलन अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन के समानार्थी के रूप में हुआ है। इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं, हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे का ये समानार्थी हो जाएगा। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है मूव या इनसाइट टू एक्शन, ठीक है। अंदर से किसी, इनसाइट टू एक्शन, अंदर से किसी चीज़, कोई एक्शन होना, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें कि मोटिवेट होना, हम लोग अंदर से मोटिवेट होते हैं ना, जब तक कि जो है एनर्जी हमारे अंदर से जो है रिलीज़ नहीं होगी, या यूँ कहें कि एक्टिव नहीं होंगे, तब तक कि हम कोई काम सीख नहीं सकते, कर नहीं सकते। तो मोटिवेशन का काम सिंपल यहाँ पे यही है। अब यहाँ पे देखिए, प्रेरणा यानी वही मोटिवेशन एक संक्रिया है जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है तथा सक्रिय करती है। कोई भी काम है उसके प्रति उत्तेजना, जो एक्साइटमेंट जो पैदा करने का काम करती है, वो क्या है? प्रेरणा यानी मोटिवेशन है, ठीक है। प्रेरणा इन इच्छाओं और आंतरिक प्रेरकों तथा क्रियाशीलता की सामूहिक शक्ति के फलस्वरूप होती है। अब प्रेरणा को वही आंतरिक जो प्रेरक या इच्छाएं हैं जिनके द्वारा किसी भी काम को हम जो है किसी भी काम के प्रति हम जागरूक होते हैं, या उसके करने के लिए हमारे अंदर जो है इच्छा जागृत होती है, एक्टिव हो जाते हैं। तो यही है कि ये क्रियाशीलता की सामूहिक शक्ति के रूप में होती है, ठीक है। अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार को अधिक दृढ़ किया जा सकता है, अपने बिहेवियर को भी बहुत ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। एक मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब अभी हम लोग ने पढ़ा था, पठार की जब कंडीशन आ जाती है, तो पठार की कंडीशन को वापस से जो है एक्टिव पोजीशन में लाने के लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मोटिवेशन जो अभिप्रेरणा है, उसकी परिभाषाएं किसने दी हैं और क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं आपके फ्रेडसन। इनके अनुसार सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। जैसे मोटिवेशन हमें तभी मिलता है जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें जैसे ही हमें सफलता मिलती है, या फिर हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो ये क्या होता है कि आगे उसमें आगे जैसे कोई प्रयोग कर रहे हैं, तो आगे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करने की एक मोटिवेशन मिल जाती है, ठीक है। गुड के अनुसार किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया प्रेरणा होती है। एक मोटिवेशन जो होती है वो क्या करती है, पठार की कंडीशन में स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चा जब स्टार्टिंग में स्कूल जाता है तो बड़ा एनर्जेटिक रहता है। उसके बाद फिर लंच पीरियड, मिड की एक सिचुएशन आती है जहाँ पे मतलब कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, तो वो पठार की सिचुएशन आ जाएगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो एक्टिवनेस है वो धीरे धीरे गिरने लग जाती है, ठीक है। तो मोटिवेशन यहाँ पे क्या रोल प्ले करती है? किसी भी कार्य को आरंभ करने, अब कोई काम किया है, ठीक है, वो स्टार्ट तो बड़ी एनर्जी से हुआ है, अब वो कर जारी रहे, ठीक है, उसको किया मतलब उसको करते रहना है जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो उसको जारी रखने और उसको कंटिन्यू बनाए रखने, ताकि बीच में किसी भी तरीके की कोई बाधा ना आए। तो इसमें मोटिवेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
लोवेल के अनुसार है प्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में प्रादुर्भूत होती है। यह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। तो मेनली वही बात कही जा रही है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो मोटिवेशन हमें हमारे अंदर तभी आएगा जब हम कोई काम कर रहे हैं और उसके प्रति हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ठीक है, तो यही संतुष्टि जब हमें मिलती है तो वो एक मोटिवेशन का काम करती है आगे उस काम को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। अब हम देखेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे। 2 प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक अभिप्रेरणाएं। अब प्राकृतिक अभिप्रेरणाओं को भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो देखिए प्राकृतिक जो अभिप्रेरणाएं हैं, नेचुरल मोटिवेशन, उनमें सबसे पहले आता है मनोदैहिक प्रेरणाएं। ठीक है, तो ये मनुष्य के मस्तिष्क से संबंधित होती हैं। ये इस तरीके की जो मोटिवेशंस होती हैं वो मस्तिष्क से संबंधित होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी मनुष्य है वो अगर जीवित रह रहा है तो उसको मतलब उसके जीवित रहने के लिए, उसको मोटिवेशन के लिए अगर देखें तो जैसे ये खाना पीना, काम, चेतना, आदत एवं भाव एवं संवेगात्मक प्रेरणा, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये उसको जीवित रहने के लिए मोटिवेट करती हैं। ठीक है, प्रॉपरली खाना मिलता रहे, पानी मिलता रहे, काम उसका जो है वो भी होता रहे, उसके अंदर चेतना, आदत, उसकी जो आदत है, ठीक है, या उसकी संवेगात्मक जो हैबिट्स हैं, ये सब एक मोटिवेशन की तरह काम करती हैं उसकी ज़िंदगी जीने के लिए, जीवित रहने के लिए। सामाजिक प्रेरणाएं क्या हैं? देखिए मनुष्य के बारे में सिंपली यही कहा जाता है कि वो एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो सामाजिक प्राणी है तो समाज के प्रति ही वो व्यवहार करेगा। तो इसमें देखिए जैसे सामाजिक प्रेरणाएं समाज के वातावरण में ही सीखी जाती हैं। तो ये जो सोशल अगर मोटिवेशन है समाज में रह के ही सीखी जाएगी। अब उसमें जैसे समाज में अगर रह रहे हैं, कई लोगों से हम मिलेंगे, तो कई लोगों से मिलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो संवेगात्मक जो बिहेवियर है, ठीक है, तो संवेग का सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे खुलने का काम होता है। जैसे कि स्नेह, प्रेम, जब हम लोगों से मिलेंगे तो स्नेह का अगर जो है मतलब भाव प्रकट करेंगे तो क्या होगा कि और जो सामाजिक व्यवहार है वो हमारे और ज़्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, प्रेम, सम्मान, ज्ञान, पद, नेतृत्व, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं ये सामाजिक प्रेरणाओं की तरह काम करती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है व्यक्तिगत प्रेरणाएं। तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत प्रेरणाओं में क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही व्यक्तिगत प्रेरणाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसके अंतर्गत रुचियाँ, दृष्टिकोण, स्वधर्म, नैतिक मूल्य आदि होते हैं। तो व्यक्तिगत प्रेरणाओं की बात अगर हम कहें कि मोटिवेशन एक ऐसी जो है प्रक्रिया है जो हमें किसी भी काम को जारी रखने में हेल्प करती है। ठीक है, अब यहाँ पे व्यक्तिगत प्रेरणाओं की बात की गई कि जैसे इंटरेस्ट है वो ज़रूरी नहीं है हर किसी का एक जैसा हो। किसी का आर्ट में इंटरेस्ट है, किसी का साइंस में है, किसी का एक्सपेरिमेंट में है, किसी का मैकेनिक में है। तो अलग अलग इंटरेस्ट के बेस पर मोटिवेशन, अलग अलग इंटरेस्ट है तो उसी फील्ड में उनको मोटिवेशन मिलेगा। दृष्टिकोण, उनके सोच विचार का जो तरीका है, ठीक है, उनके जो नैतिक मूल्य हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। उन्हीं नैतिक मूल्यों के बेस पर वो आगे किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, क्या काम करना चाह रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत जो मोटिवेशंस होती हैं वो उन्हें उस फील्ड में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। तो ये था जो हमारी पहली वाली जो था प्राकृतिक अभिप्रेरणाओं में ये 3 आ जाती हैं। ठीक है, सामाजिक, व्यक्तिगत और मनोदैहिक। अब आती है कृत्रिम प्रेरणा। आर्टिफिशियल मोटिवेशन क्या होती है, ये भी कई रूप में पाई जाती हैं। पहला तो है दंड एवं पुरस्कार। ठीक है, दंड एवं पुरस्कार अगर एक तरह से देखें तो दंड भी जो व्यक्ति है उसके लिए या बच्चों के लिए कभी कभी ये लाभदायक भी हो जाता है। जैसे देखिए दंड एक सकारात्मक प्रेरणा इसको कहा गया है। ठीक है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन इसको कहा गया है। ये मतलब विद्यार्थियों, अब जैसे कि मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा शरारती है कि वो दीवार पर चढ़ रहा है, अपने से हाइट से काफ़ी ऊंची दीवार है, वो उसको फांदने, बाकी बड़े बच्चों को देख करके वो भी शरारत की इसमें उसको फांदने की कोशिश कर रहा है। अब उस कंडीशन में अगर उसको मना किया जा रहा है, नहीं मान रहा है, तब अगर उसे दंड दिया जाएगा तो उसके भले के लिए होगा, क्योंकि वो गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी। अब कैसी चोट लगेगी ये तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस एक्सीडेंट से बचाने के लिए अगर उसे दंड दिया जा रहा है तो उसके लिए बेनिफिटेड है। दूसरा यहाँ पे है कि पुरस्कार का स्वीकारात्मक प्रेरणा। तो ये पुरस्कार जो होता है वो स्वीकारात्मक प्रेरणा के रूप में होता है। यानी कि अगर देखें यहाँ पे
जैसे यहाँ पे बोला गया है भौतिक सामाजिक नैतिक भी, ये जो पुरस्कार है ये भौतिक सामाजिक नैतिक हर तरीके का, हर फील्ड के अनुसार उसको जो बच्चा जो होता है उसको दिया जाता है। और अक्सर करके बालकों को जो प्राइज़ है वो मिलना उनको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, और उनको काफ़ी मोटिवेट करता है। इसके बाद है सहयोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए सहयोग क्या है। सहयोग भी एक तीव्र अभिप्रेरक की तरह काम करता है। कोई काम अगर कोई विद्यार्थी है वो कोई काम या कोई प्रयोग कर रहा है, ठीक है, उसमें अगर जो है टीचर या शिक्षक जो भी है उसके द्वारा अगर उसको सहयोग या सपोर्ट, किसी मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में वो पड़ गया, अब उससे क्या है कि वो प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं हो रही, तो अगर उसे किसी तरीके का सहयोग या सपोर्ट वगैरह मिल जाता है तो इससे क्या होता है कि उसकी आगे मतलब कि ये जो विधि होती है इससे क्या होता है कि विद्यार्थी में और लोगों की हेल्प करने की जो है एक इच्छा होती है वो भी जागृत होने लग जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से कहें कि मोटिवेशन कई फील्ड में हेल्प करता है। फिर है लक्ष्य, आदर्श और स्वउद्देश्य प्रयत्न। इसमें क्या है, प्रत्येक कार्य में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए उसका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। मोटिवेशन तभी होगा जब, जैसे अगर कोई एग्ज़ाम या मान लीजिए कोई एक लक्ष्य है, कोई एक टारगेट बनाया गया है कि एग्ज़ाम्स पास आउट करना है, एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है, और उस स्कॉलरशिप के लिए अब क्या है, बच्चे को एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है। तो जब जब उसकी जो है स्पीड कम होगी तब तब उसे यही बता करके उसको मोटिवेट किया जाएगा कि उसको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी। अब कितने अमाउंट उसको मिलेगा ये डिपेंड करेगा। तो वो जैसे ही उसको सोचेगा फिर वो अपनी वीकनेस, अपनी सारी कमज़ोरी को दूर करके फिर उसी में ही मेहनत करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये डिपेंड करता है। तो ये लक्ष्य, आदर्श और स्वउद्देश्य जो होते हैं ये भी मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन को उत्पन्न करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा में परिपक्वता। विद्यार्थियों में प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए। यानी विद्यार्थियों में जो मोटिवेशन है वो हम उनकी कंडीशंस को, ये जो इनकी कंडीशन बताई गई है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इनको देखकर ही हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम आर्थिक कंडीशन की बात करें, ठीक है, और इसमें हम जो है मोटिवेट कर रहे हैं बच्चे को कि उनको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर वो जा कर के पढ़ेंगे, ठीक है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर जाकर पढ़ेंगे, हालांकि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट है, उसमें पैशन है, पढ़ने का सब कुछ है, लेकिन क्या है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको वो तरीका बताएंगे कि उससे अच्छी से अच्छी वो नॉलेज ले सके, ना कि हम उसे ये बताएंगे कि वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, वो जो है कॉलेज बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं बताएंगे, बल्कि हम उसे वो तरीका बताएंगे कि जिससे वो अपनी जो उसकी नॉलेज गेन करने की जो क्षमता है वो बनी रहे, ठीक है। तो यही है कि अभिप्रेरणा में परिपक्वता को भी देखा जाएगा कि बच्चा किस तरीके से मैच्योर है हर एक कंडीशन में। अभिप्रेरणा और फल का ज्ञान। फल का ज्ञान यहाँ पे है, मोटिवेशन का बताया गया है कि अभिप्रेरणा को अधिकाधिक तीव्र बनाने के लिए आवश्यक है कि समय समय पर विद्यार्थियों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें प्रगति जो हो रही है वो दिखाई जाए। मतलब यहाँ पे फल का सीधी बात यही की जाए कि अगर किसी काम को किया जा रहा है विद्यार्थी के द्वारा तो उसमें मोटिवेशन उसके अंदर तभी आएगा जब उसमें ये पता चलेगा कि उसका जो रिजल्ट है वो कैसा आ रहा है, ठीक है। पूरे व्यक्तित्व को लगा देना, तो यहाँ देखिए पूरे व्यक्तित्व को लगा देने की बात यहाँ पे ये कही गई है कि मोटिवेशन तभी आता है जब किसी विशेष जो है भावना को ही खाली टारगेट किया जाए, उसी को ही जागृत किया जाए, उससे नहीं सिर्फ होता है, बल्कि पूरी की पूरा जो भी काम अगर किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उसमें पूरे काम में अगर उसको सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि हाँ अब सही तरीके से सब हुआ है, तभी उसके अंदर मोटिवेशन आता है आगे बढ़ने का, ठीक है। भाग लेने का अवसर देना, अगर उसको और उसके मोटिवेशन के उसको मौके देने हैं तो हमें उसे किसी न किसी काम में पार्टिसिपेट के उसको मौके देने चाहिए, ठीक है, वो चाहे किसी भी तरीके जिसमें उसको इंटरेस्ट हो। व्यक्तिगत कार्य प्रेरणा एवं सामूहिक कार्य प्रेरणा। पहली प्रारंभिक स्थिति में जब प्रारंभिक स्तर हो तो उसको व्यक्तिगत कार्य करने के लिए जो है उसको मोटिवेट किया जाए, क्योंकि पहले वो खुद सीखे, उसके बाद वो समूह के द्वारा कि लोग जो है अलग अलग तरीके से कैसे सीख रहे हैं, फिर उसको समूह में जो है सीखने के लिए मोटिवेट किया जाए। अब यहाँ पे ये सारी जो थी वो ये थी, ये यहाँ पे दिया गया था कि कृत्रिम जो अभिप्रेरणा है वो क्या होती है और जो प्राकृतिक अभिप्रेरणा थी वो क्या होती है, उसके पार्ट्स ये थे। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है,
तो ये देखिए, शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, मोटिवेशन का शिक्षा में क्या जो है महत्व है। तो अगर देखें कि बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि बालकों की सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें अभिप्रेरणा के द्वारा ही ये जो सीखने की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। जो मोटिवेशन होता है वही बालक में शिक्षा के कार्य में रुचि उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो बालक अगर कोई शिक्षा को ग्रहण कर रहा है तो उसमें जो इंटरेस्ट है वो बनाए रखने में मदद करता है मोटिवेशन। ठीक है, अब जैसे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है मतलब डिफ़िकल्ट होते हैं, काफ़ी बोरिंग भी लगते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए भी मोटिवेशन काफ़ी हेल्प करता है। तो इसमें देखिए कई सारे यहाँ पे तरीके बताए गए। सबसे पहले यहाँ पे सीखना यानी लर्निंग को ही बताया गया है। तो सीखने का आधार ही क्या है, मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा है। तो कोई बच्चा किसी भी चीज़ को, चाहे वो उसमें जितना भी इंटरेस्ट है, उसको वो तभी सीख सकता है जब उसको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, उसे एक ऐसी एनर्जी उसको जो है दी जाएगी कि वो उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए और वो उस काम को ईजिली कर सके। इसका सीधा सा सिंपल यही है क्योंकि वो परिणाम को सीधा सा सोचता है। मतलब कहने का है कि अगर कोई काम वो कर रहा है उसमें मज़ा आ रहा है तब तो भैया वो मज़ा मोटिवेशन उसको जो है के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो करता चला जाएगा। और वही अगर उसको बोरिंग या फिर दुखद ऐसे जो है मतलब कि जो है बहुत उसको निष्क्रिय करे दे रहा है तो वो फ़ौरन से इसे छोड़ देगा। ठीक है, अब जैसे कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो अगर थोड़ा बहुत भी लिख भी देते तो पेरेंट्स और टीचर इनका ये एक काम होता है कि अगर वो उनको खूब ज़्यादा उनको जो है उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ़ करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनकी वो जो काम, जो बच्चे अक्सर खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो अगर उनकी ये तारीफ़ जो की जाएगी तो इसके प्रति क्या होगा कि वो फिर से इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद है लक्ष्य की प्राप्ति। इसमें क्या होता है, लक्ष्य की प्राप्ति में प्रेरणा मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण में जो चरित्र निर्माण है वो शिक्षा का एक श्रेष्ठ गुण कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है चरित्र निर्माण में नैतिक जो मूल्य होते हैं इनकी भी बात की जाती है। बच्चे के अच्छे विचार, उनके संस्कार भी जो है उनकी भी बात की जाती है कि जन्म से उनको क्या चीज़ मिले हैं। तो मेनली अगर चरित्र निर्माण में मोटिवेशन का अगर जो है बात कही जाए तो अच्छे संस्कार निर्माण में मोटिवेशन का प्रमुख स्थान है। ठीक है, जैसे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जो बैकग्राउंड होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन उनका अगर उठना बैठना या अगर उनका जो है ऐसे स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स सर्किल ऐसा मिल जाता है जो बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो संस्कार होते हैं वो भी उनको, उनकी जो हैबिट्स होते हैं उनको सीखने में ऐसे बच्चे जो उस माहौल में नहीं रहे हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि उनके गुणों को वो अचीव करें। इसके बाद है अवधान, जिसे अटेंशन कहते हैं। सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है कि छात्रों का अवधान पाठ की ओर बना रहे। अटेंशन का मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक टीचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो इस तरीके से किसी भी पाठ को पढ़ाए कि बच्चे सिर्फ उसी की तरफ देखें, उसी की तरफ जो है ध्यान दें, मतलब कि उनका इधर उधर ध्यान ना भटके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, टीचर के लिए। इसके बाद है अध्यापन विधियाँ आ जाएंगी। शिक्षण में परिस्थिति के अनुरूप अनेक शिक्षण, मतलब यहाँ पे अध्यापन विधियों की बात जो की गई है वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मोटिवेट करे। पाठ्यक्रम की बात की गई है। पाठ्यक्रम अगर सरल होगा, इजी होगा, इंटरेस्टेड होगा तो बच्चे आसानी से उसे सीखेंगे और ज़्यादा उसको सीखने के लिए मोटिवेट होंगे। अनुशासन की बात करें तो अनुशासन में जो है, अब जैसे यहाँ पे देखिए एक विद्यालय में उचित प्रेरकों की यहाँ पे बात की गई है। वो एक अनुशासन को बनाए रखने के लिए विद्यालय में खास करके मोटिवेशन का क्या रोल है। जैसे बहुत से विद्यालय जो होते हैं उनमें कई सारे महापुरुषों की इमेजेस बनी रहती है, उनकी जो विद्यालय की दीवार होती है, या कई बड़े बड़े कोटेशंस लिखे रहते हैं। तो बहुत ये जो कोटेशंस होते हैं जो महापुरुषों के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है, ये सब भी बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं, एक तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं एक अनुशासन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अभिप्रेरण करने की विधियाँ। अब ये जो मोटिवेशनल डिवाइसेस हैं वो क्या, उनका क्या काम है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ये जो कहा गया है कि अभिप्रेरण करने की जो विधियाँ हैं, मोटिवेशन को कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक अवस्थाएं,
पूर्व अनुभव, आयु, कक्षा का वातावरण आदि, ये सब कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करते हैं। अब जो विद्यालय है या विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थी या अध्यापक, इन सब को मोटिवेट करने के लिए कौन कौन सी विधियां होनी चाहिए, तो इनमें सबसे पहला आता है खेल विधि। ठीक है, तो खेल एक ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो खेल के प्रति बहुत इंटरेस्टेड है, उनको बड़ा मज़ा आता है, बहुत आनंददायक उनको अनुभव इसमें मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि खेल एक ऐसी चीज़ है जिससे उनको संतोष, सेटिस्फैक्शन मिलता है किसी भी। अभी जैसे देखिए कि जो स्कूल है, स्कूल की जो टाइम टेबल है उसका एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि एक पीरियड ऐसा रखा जाता है कि जब वो पीरियड ऐसा रखा जाता है कि जिसमें बच्चे बिल्कुल भी एकदम नीरस स्थिति में आ जाते हैं, तो उसी पीरियड को खेल का पीरियड बना दिया जाता है, और वो खेल का जो पीरियड होता है वो उनको पूरी तरीके से एनर्जेटिक कर देता है। ठीक है, तो उनको काफ़ी जो है उसमें मज़ा आता है। तो ये खेल जो है वो मोटिवेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है। इसके बाद है रुचियाँ। मतलब कि ये बच्चे पे डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग जो है उसकी इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए दे रहे हैं, विद्यार्थी को कोई कार्य दे रहे हैं या उसको कुछ पढ़ने के लिए दे रहे हैं, तो डिपेंड ये करता है कि हमें ये चेक करना है कि उसका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर इंटरेस्ट है तो वो मोटिवेट होगा। इसके बाद है सफलता। सक्सेस के लिए अगर देखें तो यहाँ सफलता की बात ये कही गई है, अगर कोई विद्यार्थी, ठीक है, उसका अगर जो टारगेट है वो बहुत ही बेनिफिटेड है, जो लाभप्रद है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें वो उसे अगर सफलता प्राप्त करना है तो वो कोशिश करता रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसमें अगर वो मेहनत करेगा, चाहे वो अमाउंट के लिए कर रहा हो, चाहे कुछ सीखने के लिए कर रहा हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। तो कम बेनिफिट वाली चीज़ों को वो फ़ौरन से छोड़ देगा। ठीक है, प्रतिद्वंद्विता, जो कंपटीशन होता है, ये तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जैसे पाठ्य सहगा में जो क्रियाएं कराई जाती हैं, इसमें कई सारे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं क्लास में, अब उनको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, तो ये जो कंपटीशन होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक जो है इसमें मोटिवेशन का जो है एक विशिष्ट साधन बन करके इसमें मोटिवेशन आती है। ठीक है, इसमें देखिए सामूहिक कार्य में विद्यार्थी अवलोकन और अनुकरण द्वारा सुगमता से सीखता है। सामूहिक कार्य भी हेल्प करते हैं। सामूहिक कार्यों का ये काम होता है कि समूह में रह करके, हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो जो बहुत वीक हो, तो वो बाकी के लोगों को देख करके उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको दोहरा करके तो वो उस चीज़ को आसानी से सीख सकता है। प्रशंसा को सुदृढ़ करना। अब यहाँ पे जो प्रेजिंग की जा रही है, ठीक है, इसको और भी ज़्यादा मजबूत करना, यानी विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने में प्रशंसा अधिक प्रभावशाली है। अब जैसे कि कोई बच्चा है वो दौड़ लगा रहा है, ठीक है, दौड़ लगा रहा है, उसको कई सारे राउंड उसको करने हैं। अब बीच में हो सकता है कि बीच में ऐसी स्थिति आई कि वो गिर गया या कुछ चोट लग गई, लेकिन उसको जो है उसकी स्पीड कम हुई। ठीक है, तो स्पीड कम होने की वजह से उसके अंदर क्या होगा, डिमोटिवेशन आने लग जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, ये जो प्रशंसा की जाती है इसके बैकग्राउंड में इसके जितने भी जो उसकी हेल्प करने वाले हैं हेल्पर्स, वो अगर उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करेंगे तो वो और भी ज़्यादा मोटिवेट होगा और फिर वो उस काम को पूरा कंप्लीट करके ख़त्म करेगा। ठीक है, पुरस्कार द्वारा उत्साहवर्धन, इनकरेजमेंट, वही बात यहाँ पे की है। पुरस्कार विद्यार्थी को पढ़ने के लिए उत्साहवर्धन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो एक इनकरेजमेंट रहता है विद्यार्थी के अंदर, एक जो पुरस्कार होता है। अक्सर करके हम सब भी जब छोटे क्लासेस में थे तो हम लोग क्या कि जो ट्रॉफीज़ मिलती थी, बच्चों को जो ट्रॉफ़ी मिलती थी, सिर्फ उस ट्रॉफ़ी के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते थे। ठीक है, इसके बाद आता है ध्यान यानी अटेंशन। तो ध्यान जो होती है ये मोटिवेशन में सहायक है, क्योंकि अगर देखें कि अध्यापक छात्रों का ध्यान एकाग्र करने के लिए, यहाँ पे अगर अध्यापक छात्रों का ध्यान, उनका अटेंशन किसी सब्जेक्ट के प्रति अगर कर रहे हैं तो उनके ऊपर डिपेंड, उनका मतलब यहाँ पे काम ये बनता है कि वो अपने तरीके को अच्छे से यूज़ करें, यानी शिक्षण विधियाँ या उनके पढ़ाने का तरीका प्रभावशाली होना चाहिए। सामाजिक कार्यों में सहभागिता तथा सहयोग। तो सहयोग की भावना पर ही समूह का निर्माण होता है। तो ये सामाजिक जो कार्य हैं इनमें समूह में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनमें क्या होता है कि अगर हम किसी का सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे किसी के काम में, तो इसमें ही ये सहयोग की जो भावना होती है वो भी हमें किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करेगी। ठीक है, तो बड़े बड़े जो सोशलिस्ट होते हैं वो सब क्या, उनके अंदर कोई एक लीडर बन जाता है, तो लीडर वो तभी बनेगा ना जब उसको उस काम को करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद है कक्षा का वातावरण।
तो देखिए यहाँ पे कक्षा की वातावरण की अगर हम बात करें तो इसमें आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके की प्रेरणाएं जो होती हैं, मोटिवेशन जो होते हैं, वो यहाँ पे हेल्प करते हैं। आंतरिक प्रेरणा का अगर संबंध कहें तो वो रुचि, अभिरुचि, दृष्टिकोण और बुद्धि से संबंधित होता है। बाह्य प्रेरणा जो होती है वो बाह्य वातावरण से संबंधित होती है। तो कक्षा का वातावरण इन दोनों पे ही डिपेंडेंट है। तो देखिए यहाँ पे मेनली ये जो कक्षा का जो वातावरण था, इसमें आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों ही अभिप्रेरणाएं जो मोटिवेशन है वो नेचुरल मोटिवेशन में आती है, प्राकृतिक अभिप्रेरणा में आती है। ठीक है, तो ये सारे तरीके जो अभी हम लोग ने हेडिंग्स में पढ़े वो क्या थे कि जो मोटिवेशन है उसको कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो इनमें मेनली हेडिंग ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर का जो समझना था वो यहाँ पे हम लोग ने समझ लिया। इसके बाद आप खाली अगर हेडिंग ही पढ़ेंगे तो वही इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका। अब कोई अगर लर्निंग कर रहा है, लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन का क्या काम है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए शिक्षक को विद्यार्थी के समक्ष कार्य से संबंधित समस्त उद्देश्य रखना चाहिए, जिससे सीखने की प्रक्रिया जो है वो प्रभावशाली बन सके। यानी अगर कोई काम कराया जा रहा है तो जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी पॉजिटिव नेगेटिव सारी कंडीशंस उसके सामने रख दी जाए, तब वो उसी हिसाब से अपने आप को माइंड मेकअप करेगा। दूसरा है उच्च कक्षाएं, उच्च आकांक्षाएं, स्पष्ट उद्देश्य और परिणामों का ज्ञान विद्यार्थियों की जो आत्म प्रेरणा होती है उनके लिए प्रोत्साहन का काम करता है। तो ये जो आकांक्षाएं की जाती हैं, जो उनके सामने उद्देश्य रखे जाते हैं एकदम परफेक्ट, ठीक है, और जो उनके परिणाम होंगे, इन सब की जो नॉलेज होती है वो उनके लिए मोटिवेशन का काम करती है, क्योंकि वो पूरी कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हर फील्ड में रहती है। ठीक है, तो उसमें जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, पॉजिटिवनेस ज़्यादा होगी, तो वही उनको मोटिवेट करेगी। फिर है शिक्षक छात्रों में रुचि उत्पन्न कर ध्यान को केंद्रित कर देता है। अब किसी भी चीज़ को अगर हमें सीखना है तो अगर उसमें इंटरेस्ट, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत बोरिंग होती हैं। ठीक है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ तो मुझे पॉलिटिक्स या यूँ कहें कि पॉलिटी वाला जो एक सब्जेक्ट था ये बहुत ही बोरिंग लगता था। ठीक है, और सिविक्स बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। लेकिन ये डिपेंड करता है कि टीचर पर, कि टीचर किस तरीके, तो हमारे जो टीचर हैं वो उन्होंने इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया कि उसको जो है पढ़ने में और भी ज़्यादा मतलब मज़ा आने लग गया। तो फिर ये हुआ कि चलो एक बार देखना चाहिए। तो जैसे जैसे उसको पढ़ने के तरीका, उनके पढ़ाने के तरीके के बेस पर जब हमने देखा तो हमारा कंसंट्रेशन इसमें बनने लगा। यदि शिक्षक विद्यार्थी की आयु, मानसिक परिपक्वता के अनुरूप उन्हें कार्य दे, वही बात यहाँ पे कही गई है कि मोटिवेशन तभी जो है क्रिएट होगा जब जो विद्यार्थी है उसकी एज के अकॉर्डिंग उसे काम दिया जाए। अब उसे किसी की मानसिक क्षमता कम है, ठीक है, उसे अगर कठिन हम काम दे देंगे तो वो स्टार्टिंग में ही रुक जाएगा। ईजी काम देंगे तो जैसे जैसे उसकी सफलता मिलती जाएगी वैसे वैसे मोटिवेशन बढ़ जाएगा। सीखने के लिए प्रतियोगिताएं, कंपटीशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसमें सब ये जो प्रतियोगिता होती है ये हर तरीके से मोटिवेशन को मतलब एक मोटिवेशन क्रिएट करती है बच्चे में सीखने के लिए। ठीक है, विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण। अब यहाँ पे कहा गया है कि बहुत से समुदाय की जो है सदस्य हैं जिनके लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो क्योंकि वो समुदाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए मानवीय पक्ष की उदासीनता समाप्त करने के लिए प्रमुख साधन क्या है? अभिप्रेरणा है। अब मनुष्य कोई काम करना चाह रहा है, उसके अंदर वो पोटेंशियल है लेकिन उसके अंदर उदासीनता आ गई है। अब इसे हम दूर करेंगे उसे मोटिवेट करके, जैसे कि समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण। ठीक है, अब ऐसे सदस्य जो सोशलिस्ट हैं, जो बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं या ऐसे जो काम हैं जो नहीं डेवलप हो पा रहे हैं, तो वो उनके अंदर वो चीज़ क्षमता है लेकिन उनकी मोटिवेशन उनको मिलना बहुत ज़रूरी है, लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है। जैसे समुदाय में इस प्रकार के अनेक व्यक्ति होते हैं जो धन एवं मानव शक्ति से संपन्न होते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें लिंक कराना है अपने विद्यालय से। उन्हें विद्यालय से जोड़ने के लिए विद्यालय के जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स, कार्यक्रम वगैरह होते हैं उसमें उनको मुख्य अतिथि पद उनको प्रदान किया जाए। फिर वो आएंगे तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, तो वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठेंगे वो उनके एक्सपीरियंस को जब सुनेंगे तो उनके अंदर उस फील्ड के प्रति जो सोच नहीं रहे थे या भय था वो दूर हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ एक तो ये तो हेल्प मिलेगी ही, दूसरी बात शिक्षा के महत्व एवं विद्यालय की समस्याएं जब उनको, क्योंकि वो धनी भी हैं, ठीक है, तो ये जो समस्या अगर उनको बताई जाएंगी तो हो सकता है कि वो ये सोचने के लिए मजबूर हों कि हमें भी जो है विद्यालय के प्रति कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये है समुदाय के जो सक्रिय सदस्य हैं उनको मोटिवेट करना।
ग्राम शिक्षा समितियों की अभिप्रेरण। अब जो ग्राम में जो शिक्षा समितियां बनी गई हैं, इनको मोटिवेट कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसा यहाँ पे होता है कि देखिए ग्राम में जो जितने भी स्कूल्स रहते हैं आसपास में, तो उनका वहाँ पे प्रेजेंट जो शिक्षक या जो प्रधान अध्यापक, खासकर उनके जो बच्चे होते हैं, उनका जो काम होता है अधिकारियों का, उनका क्या काम होता है कि जो ग्राम शिक्षा समिति जो कि उदासीन पड़ चुकी है, अब जाहिर सी बात है उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, उनसे कोई राय नहीं ले रहा है, ठीक है, कोई एडवाइस नहीं ले रहा है, मतलब एक तरीके से उनका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो वो जो उदासीन पड़ गई है, ठीक है, इसके लिए उनके लिए क्या करना है, मासिक बैठक आप बैठाइए शिक्षक द्वारा ग्राम शिक्षा। अब ये जो शिक्षक जो स्कूल के टीचर्स हैं, वो ग्राम शिक्षा समिति के जो सदस्य हैं, उनको ये बताएं कि वह विद्यालय तथा छात्र एवं छात्राएं आपके हैं, मतलब उनको ये बताया जाए कि ये जो विद्यालय है और जो छात्र छात्राएं वो सब आपके हैं, आपको मतलब इनको आपकी ज़रूरत है, तो आपके आइडियाज़, आप अपने आइडियाज़ शेयर करिए, इनकी मदद करिए, इनका सपोर्ट करिए। तो ये सारी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें जब उनको बताई जाएंगी तो वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो वो भी सोचेंगे कि हमें ये काम करना चाहिए। शिक्षित एवं बेरोजगार युवक युवतियों का अभिप्रेरण। अब यहाँ पे देखिए ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इस समय चर्चित जो है पॉइंट है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब ये जो शिक्षित जो युवक या युवतियां हैं, वो बहुत से ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं लेकिन बहुत मोस्ट टैलेंटेड हैं, ठीक है। हर चीज़ में उनका काफ़ी मतलब पकड़ है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पकड़ है, काफ़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो डिमोटिवेट हो गए हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अनेक ग्रामों में शिक्षक युवक एवं युवतियाँ जो बेरोज़गार स्थिति में हैं, ऐसे युवक और युवतियों को विद्यालय व्यवस्था से जोड़ें, ठीक है। और जो अधिगम स्तर है उस विद्यालय व्यवस्था से जोड़ें, छात्रों से जोड़ें, अधिगम स्तर को उनकी सहायता से तीव्र बनाने की कोशिश करें, ठीक है। उनकी इस प्रतिभा का उपयोग करके विद्यालय व्यवस्था एवं छात्रों के अधिगम स्तर को और भी ज़्यादा तीव्र बनाया जा सकता है। तो यानी कि उनको विद्यालय से जोड़िए और उन्हें और ज़्यादा मोटिवेट करिए, जिससे कि विद्यालय में जो बच्चे हैं उनके सीखने, उनकी लर्निंग के प्रोसेस को और तेज़ किया जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि विद्यालय व्यवस्था एवं अधिगम प्रक्रिया में सामाजिक अभिप्रेरण महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स रखे गए थे वो यही थे कि जो समाज में जितने भी सक्रिय पार्ट हैं, अब वो चाहे ग्राम शिक्षा समिति हो, चाहे बेरोजगार युवक युवती हो, ठीक है, या जो ये सक्रिय सदस्य हैं, उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने समाज को या अपने समाज में जो शिक्षा का एक जो क्षेत्र है उसको डेवलप कराना है, ठीक है। तो ये था हमारा जो मोटिवेशन वाला पार्ट था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।